नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। यूं तो हम रवांडा की राजधानी किगाली पहुंचे कॉमनवेल्थ समिट को कवर करने, लेकिन हमें लगा कि यही एक मौका है जब हम रवांडा से जुड़े अलग अलग पहलुओं को आपके लिए समेट कर लेकर आएं। ईस्ट अफ्रीका का देश है रवांडा। रवांडा का जब नाम लेते हैं तो लोगों के जहन में 1994 का नरसंहार आता है, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। लेकिन तब से अब तक करीब 3 दशकों में कैसा रहा है रवांडा का सफर, कहां तक पहुंचा है रवांडा, पेश है एक बानगी। रवांडा की राजधानी किगाली में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग यानी चोगम 2022 का आयोजन इस बात का बड़ा सबूत है कि कभी नरसंहार के लिए बदनाम रहने वाले इस देश ने दुनिया में किस तरह से अपनी जगह को मजबूत किया है। गौरतलब है कि रवांडा कभी ब्रिटिश औपनिवेश का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन 2009 में कॉमनवेल्थ देशों के इस ब्लॉक में शामिल हुआ। रवांडा का क्षेत्रफल 26,000 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 1.25 करोड़ से कुछ अधिक। ये पहला ऐसा अफ्रीकी देश बन गया है जिसने ब्रिटिश औपनिवेश का हिस्सा न रहने के बाद भी 54 देशों के संगठन के सम्मेलन का आयोजन किया है। राष्ट्रपति पॉल कगामी इसे रवांडा की तरक्की और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देखते हैं। Responsibility and working together with the Secretariat and the Secretary General and working together with other nations of the Commonwealth। चोगम के समापन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राष्ट्रपति कगामी से रवांडा में मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा सवाल पूछा गया तो राष्ट्रपति कगामी ने इसे रवांडा को बदनाम करने की पश्चिमी देशों की साजिश करार दिया। Who always think they are the face of values, the rest how to follow. It's a big mistake. It's not true. We have values too. We here in Rwanda, enough we do. No question about it. 20 सालों से रवांडा पर राज कर रहे राष्ट्रपति कगामी पर उनके विरोधी तीखे हमले करते रहे हैं। आलोचक उन पर तानाशाही तरीके अपनाने का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रवांडा को आर्थिक तरक्की की राह दी है और दुनिया के देशों से जोड़ा है, उसके लिए उनकी तारीफ भी होती है। रवांडा के लोगों की औसत आयु करीब 20 साल है, यानी ये युवाओं का देश है और किगाली को IT हब बनाने की कोशिश पूरे अफ्रीका के लिए अहमियत रखता है। ये अफ्रीका और अफ्रीकियों के लिए बहुत अच्छा है कि रवांडा भविष्य के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये युगांडा के करीब है, तो वहाँ भी सभी नौजवानों को इसका फायदा मिलेगा अगर सच में रवांडा IT केंद्र बन जाता है। चोगम के आयोजन ने किगाली शहर को नए सिरे से दुनिया के मानचित्र पर उभारा है। यहाँ शहर की साफ सफाई पर बरबस ही निगाह ठहर जाती है। रवांडा के शहर और गांव में जो साफ सफाई अभियान चलाया गया, उसमें नागरिकों के साथ साथ तमाम ओहदेदारों को भी जिम्मेदार बनाया गया। रवांडा का जिक्र आते ही जिक्र आता है 1994 के नरसंहार का, और उस नरसंहार की खौफनाक दास्तान को समेटे हुआ है किगाली जेनोसाइड मेमोरियल। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या, और ये समझने के लिए कि क्या नहीं होना चाहिए। जेनोसाइड मेमोरियल आने वाले सभी विजिटर्स को नरसंहार में किसी तरह बच गए लोगों की खौफनाक यादों से रूबरू कराया जाता है। यहाँ जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतरते हैं, हम रवांडा के इतिहास के उस काले खंड की गहराइयों में चले जाते हैं जो मानवीय सभ्यता के सबसे घिनौने उदाहरणों में शुमार है। ये मेमोरियल साइट नरसंहार में मारे गए लोगों को याद करने की जगह है। इस जगह पर प्रदर्शनी तो है ही, मेडिकल सुविधाएं भी हैं। रवांडा की आबादी में करीब 85% हुतू रहे हैं, लेकिन राजतंत्र के रूप में लंबे समय तक देश पर अल्पसंख्यक तुत्सी समुदाय का दबदबा रहा। 1959 में
हुतू ने तुत्सी राजतंत्र को उखाड़ फेंका, जिसके बाद हजारों तुत्सियों को युगांडा जैसे पड़ोसी देशों में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद तुत्सियों ने एक विद्रोही संगठन रवांडा पैट्रियट फ्रंट (आरपीएफ) बनाया। 1990 में इस संगठन के रवांडा आने के बाद एक बार फिर हुतू और तुत्सी के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जो 1993 में एक शांति समझौते के साथ खत्म हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसके निशान इस मेमोरियल में देखे जा सकते हैं। ये तीसरा नरसंहार म्यूजियम है जहां हम आए हैं। दुर्भाग्य से ये अभी भी होता है। देश को बेहतर समझने के लिए उसके इतिहास को समझना जरूरी है। दर्दनाक है, पर इसे देखना जरूरी है। 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के तब के राष्ट्रपति जुवेनल हाबियारिमाना और बुरुंडी के राष्ट्रपति कैप्रियल नतारियामीरा को ले जा रहा विमान किगाली में गिरा दिया गया। विमान में सवार सभी की मौत हो गई। विमान हुतू चरमपंथियों ने गिराया या तुत्सियों के विद्रोही संगठन ने, इसका फैसला नहीं हो पाया। लेकिन विमान में सवार दोनों देशों के राष्ट्रपति हुतू समुदाय से आते थे, लिहाजा शक तुत्सी समुदाय के लोगों पर जताया गया। फिर नरसंहार का सिलसिला शुरू हो गया। किगाली जेनोसाइड म्यूजियम में नरसंहार की पूरी दास्तान के साथ साथ उन हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया है जिसके जरिए नरसंहार को अंजाम दिया गया। इसमें बंदूक भी है और तेज धार वाले हथियार, जिसमें लकड़ी और कुदाल जैसी चीजें भी हैं। 100 दिनों तक चले इस नरसंहार में 10 लाख से अधिक लोग मारे गए। नफरत ऐसी फैली थी कि हुतू समुदाय के पतियों ने तुत्सी समुदाय की अपनी पत्नियों तक की हत्या से गुरेज नहीं किया। किगाली जेनोसाइड मेमोरियल में ये पता चलता है परत दर परत कि कैसे नरसंहार यहाँ पर रवांडा में हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले किसी को अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे छोटी छोटी घटनाओं से शुरू हुआ ये सब कुछ, फिर बढ़ता गया और 1994 में जो हुआ वो दुनिया ने देखा। लेकिन दुनिया ने सिर्फ देखा, उसे पहचाना नहीं, न रोकने की कोई कोशिश की। ऐसा नहीं है कि किसी ने आगाह नहीं किया था। विचलित कर देने वाली तस्वीरों से पटे पड़े इस मेमोरियल में एक सेक्शन ऐसा भी है जहां नरसंहार में मारे गए लोगों के नरमुंडों को रखा गया है, उनकी व्यक्तिगत चीजों के साथ। नरसंहार के शिकार लाखों लोगों की तस्वीर मिलना नामुमकिन है। जिनकी मिल सकी उनको ही यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इनमें बच्चों की तस्वीरें भी शामिल हैं जो क्रूरता के शिकार हुए। दूधमुहे बच्चों से लेकर किशोर उम्र तक के बच्चों की तस्वीरें अंदर से झकझोर देती हैं। किगाली जेनोसाइड मेमोरियल आकर इस बात का एहसास होता है कि नफरत, प्रोपेगेंडा और एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का नतीजा कितना भयावह होता है। 1994 में रवांडा में हुतू समुदाय को जिस तरीके से तुत्सी समुदाय के खिलाफ खड़ा किया गया और जिसकी वजह से तकरीबन 10 से 12 लाख लोगों की नृशंस हत्या की गई, उनमें से करीब 2.5 लाख लोगों के शवों को यहाँ कब्र में जगह मिली, बाकियों को शायद वो भी नहीं। नेवर अगेन यानी फिर कभी नहीं। रवांडा के लोगों ने इन 2 शब्दों की मानो गांठ बांध ली है। नरसंहार के समय से जुड़े हर स्मारक पर ये 2 शब्द लिखे मिलते हैं। रवांडा की राजधानी किगाली शहर का होटल मिल कोलिंस, ये सिर्फ होटल नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक इमारत भी है। 1994 में नरसंहार के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों ने यहाँ शरण लेकर अपनी जान बचाई। शरण लेने वालों में अधिकतर तुत्सी समुदाय के थे, लेकिन वो उदारवादी हुतू भी थे जिनकी जान खतरे में थी। इसी एक घटना को लेकर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है होटल रवांडा। और जब नफरत और प्रोपेगेंडा की बात हो तो जिक्र रवांडा रेडियो का भी आता है। 1994 नरसंहार के दौरान रेडियो से ऐलान किया जाता था, तिलचट्टों को साफ करो, और भी ऐसी बातें जिनका मतलब था तुत्सियों को मारो। They could also use very terrifying names like तुत्सियों के लिए खराब से खराब शब्द इस्तेमाल किए जाते थे, सांप से लेकर मगरमच्छ तक। मकसद उनको बुरा बताकर उनको मारने के लिए लोगों को उकसाना था। discriminate the Tutsi ethnicity. उस समय की सत्ताधारी पार्टी MRND की युवा शाखा इंतेराहाम्वे खूनी सेना में बदल गई थी। इनके अलग अलग ग्रुपों को हथियार और हिट लिस्ट दिया जाता था। कंगूरा नाम के अखबार और उसके संपादक हसन नेजे ने भी नफरत का प्रोपेगेंडा खूब फैलाया।
हुतू चरमपंथियों द्वारा स्थापित किए गए रेडियो स्टेशन RTLM से प्रमुख नामों का प्रसारण कर उनकी हत्या के लिए उकसाया जाता था। नरसंहार के दौरान रवांडा रेडियो ने किस तरह से लोगों को भड़काया और किस तरीके से नरसंहार को ज्यादा भयावह बनाया, ये किसी से बात छिपी नहीं हुई है। लेकिन अब किस तरह से रेडियो रवांडा बदल गया है, लोगों को जोड़ रहा है, साथ ला रहा है और देश के विकास में योगदान करने की कोशिश कर रहा है। समय के साथ यहाँ सब कुछ बदल गया है। हम भारत से हैं, ये सुनकर हमारे लिए दरवाजे खुल गए। मैनेजिंग डायरेक्टर खुद हमें लेकर अंदर चले। यहाँ से अब महज रेडियो नहीं बल्कि टीवी का भी प्रसारण होता है। The Rwanda Television, this is the production studio. So we have a production studio and we have a news studio for the main channel. So the main channel is called the Rwanda Television. अब यहाँ काम करने वाले पत्रकार प्रशिक्षित और पेशेवर हैं। नफरत और प्रोपेगेंडा की वजह से रवांडा को कैसी भारी कीमत चुकानी पड़ी, इसका एहसास इन सबको है। Genocide destroyed this country just in a bad way. It was terrible. नरसंहार ने इस देश को बुरी तरह बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब रेडियो रवांडा में प्रोफेशनल पत्रकार हैं, बढ़िया नेतृत्व भी है। वो सब कुछ किया जा रहा है ताकि रवांडाई नागरिक अलग अलग तरह से विकास कर पाएं। Everything so that Rwandans can develop in different ways. 1994 के नरसंहार और उसके पहले के समय के बहुत सारे ऐसे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो पुराने फॉर्मेट में हैं और यहाँ रवांडा रेडियो के दफ्तर में उन तमाम फुटेजेस को डिजिटल फॉर्म में बदलने की प्रक्रिया चल रही है। इस काम को भारत की एक कंपनी मीडिया गुरु अंजाम दे रही है। दरअसल रवांडा में भारतीय अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी बात ब्रेक के बाद। स्कूटर पर सवार होकर अपनी फैक्ट्री पहुंचे ये महेंद्र सिंह परमार हैं। गुजरात से हैं और ये मनी भाई के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। कई अफ्रीकी देशों के बाद मनी भाई ने किगाली के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई है, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती की फैक्ट्री। रवांडा से मलेरिया उन्मूलन का स्लोगन भी दिया है। हम लोग भी बोलते हैं हमारे दोस्त लोगों को, अगर बिजनेस करना है, इन्वेस्ट करना है तो रवांडा में आओ, क्योंकि रवांडा में एक चीज़ है, गवर्नमेंट का भी इतना सपोर्ट है। दूसरा, अच्छा, फ्री जोन गवर्नमेंट का एक अच्छा ये है, जैसे हमारा अपने इंडिया में GIDC होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप है। पहले ये हमारे पार्टनर मनी भाई आए थे, उसने मार्केट सर्वे किया, ये सब किया, गवर्नमेंट कैसी है वो सब जाने, उसके बाद में इधर आया। मनी भाई अकेले नहीं हैं। संस्कृति दसवानी और उनके पति चिराग दसवानी ने भी किगाली में अपना बिजनेस बढ़ाया है। यहाँ का ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन्होंने ही बनाया है, जहाँ मुख्य तौर पर रवांडा की संस्कृति से जुड़ी चीजें मिलती हैं। मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए था अफ्रीका में, कुछ इंजीनियरिंग डेवलपमेंट्स और इसमें आने के लिए, एंड द मार्केट हियर इज़ रिलेटिवली ओपन, तो इसीलिए मैं आया था। प्लान था मैं आऊँगा 1 साल के लिए, एंड इट्स बीन 11। रवांडा में करीब 3,500 भारतीय हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान कर रहे हैं। जगन 30 साल से किगाली में हैं और 1994 के नरसंहार के समय भी यहीं थे। 30 साल पहले मैं इधर आने का टाइम कुछ डेवलपमेंट कुछ भी नहीं था इधर। ये जगह एक विलेज जैसा लगता था। ये सभी भारतीय सालों साल से यहाँ हैं। दरअसल रवांडा इनके लिए रोजी रोटी की नई संभावनाएं लेकर आया है। IT क्षेत्र में काम करने वाले वेणुगोपाल रेड्डी तो यहाँ की तारीफ किए नहीं थकते। ये देश बहुत सिक्योरिटी है इधर और ज़्यादा डेवलपमेंट है इसमें। ये देश का प्रेसिडेंट जो कर रहा है 20 साल से बहुत अच्छा कर रहा है। भारतीयों के इस संगठन से अभी 300-400 भारतीय ही जुड़े हैं, लेकिन इन्होंने अपने लिए इंडिया क्लब बना लिया है, जहां ये नियमित रूप से आपस में मिलजुल सकें। आइडिया इज टू विचार ये है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से भारतीय समुदाय के लिए कुछ करें। इंडियन एसोसिएशन क्लब हाउस इसी का हिस्सा है। एसोसिएशन क्लब हाउस वन अमंग देम।
सबके लिए कोई गैदरिंग स्पॉट चाहिए था, इसीलिए एक इंडियन क्लब हाउस का कॉन्सेप्ट लाए हैं हम। तो अभी 2-3 महीने से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो अगस्त 15 को हमारा लॉन्च होने का प्लान है। जिन क्षेत्रों में भारतीयों ने अपने को मजबूत किया है उनमें चाय बागान प्रमुख है। रुद्र चैटर्जी की कंपनी लक्ष्मी टी ने सिल्वर ब्लैक टी कंपनी के जरिए यहाँ ऐसे 3 बागानों में निवेश किया है। ये 4000 हेक्टेयर ग्रीन फील्ड प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं रोगा बाग। जो आप ये देख रहे हैं ये पिछले 4 साल में तैयार हुए हैं। लक्ष्मी टी ने चाय बागान की शुरुआत 2018 में की थी। भारत रवांडा फ्रेंडशिप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मुनीश गुप्ता यहाँ भारतीयों की भूमिका की एक बड़ी तस्वीर बताते हैं। भारतीयों का योगदान ये है कि भारत से बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशंस अब रवांडा में आके इन्वेस्ट करके यहाँ पे कोऑपरेशन और जॉइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशन शुरू करके रवांडा की प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। रवांडा जितना तारीखी है उतना ही खूबसूरत भी। यहाँ के जंगल और नेशनल पार्क दुर्लभ वन्य जीवों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये है रवांडा का अकागेरा नेशनल पार्क। अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ है यहाँ। पार्क में जाने से पहले हम सभी का एंटीजन टेस्ट किया गया। फिर ड्राइवर फिलिप और गाइड सईद पार्क के अंदर लेकर चले। It's a very good home for big 5 animals. It's where you can find a lion, you can find buffaloes, elephants, leopards. It's a very good home for birds because we have 525 species of birds. गाइड सईद एकागेरा नेशनल पार्क के बारे में बताते रहे। बाहर कभी सामने से तो कभी गाड़ी की खिड़की से वन्य जीव दिखते रहे। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और देखिए किस तरह से मानवीय हलचल देखकर इन्होंने भी अपना रास्ता लेना मुनासिब समझा। एकागेरा पार्क 1100 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला है। यहाँ अत्याधुनिक तरीके से निगरानी रखी जाती है। शेरों के झुंड में कईयों की गर्दन पर ट्रैकर लगाया जाता है। शेर की गर्दन पे कॉलर लगाते हैं जिसमें जीपीएस और बैटरी है। जीपीएस यहाँ लगे टावरों को सिग्नल भेजता है और फिर हम आसानी से उन्हें ट्रैक कर लेते हैं। शिकार को रोकने के लिए यहाँ प्रशिक्षित कुत्तों का भी सहारा लिया जाता है। हम शेर दोबारा यहाँ लेकर आए, फिर ब्लैक राइनो और फिर व्हाइट राइनो नवंबर में लाएं। इससे अकागेरा खास बना है। रवांडा का एक बेहद खास आकर्षण है सिल्वर बैक माउंटेन गोरिल्ला, जो पाया जाता है यहाँ के वोल्केनो नेशनल पार्क में। 80 के दशक में पोचिंग के कारण विरुंगा रेंज यानी रवांडा, कोंगो और युगांडा का वो पहाड़ी इलाका जो इन गोरिल्ला का घर हुआ करता था, वहाँ सिर्फ 250 गोरिल्ला रह गए थे। लेकिन इनको बचाने का अथक प्रयास रंग लाया और आज इस इलाके में 1000 से ज्यादा गोरिल्ले हैं। कंट्री ऑफ 1000 हिल्स ये रवांडा के लिए कहा जाता है और यही इस कैप पर लिखा है। यहाँ से अलग अलग पहलुओं को समेटकर हम आपके लिए लेकर आए इस कार्यक्रम के माध्यम से। रवांडा वो देश जिसने एक भयानक अतीत देखा, लेकिन एक बेहतर वर्तमान है और एक बहुत अच्छे भविष्य की उम्मीद के लिए लोग यहाँ साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीयों का खास योगदान है। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। किगाली से मुझे और मेरी सहयोगी कादम्बनी शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।